यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो आज हम पहला लेक्चर है, तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे कूलम लॉ को। लेकिन कूलम लॉ को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में भी शॉर्ट सा इंट्रो होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपके सेकेंड ईयर के अंदर जो आपकी पहली डेफिनेशन है वो है ही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। व्हाट इज इलेक्ट्रोसिटी? इलेक्ट्रोसिटी की डेफिनेशन जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, इलेक्ट्रोसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस हुई है। चार्जेस को तो स्टडी करना है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड रेस्ट कंडीशन, ये तीन चीज़ें हैं। यानी कि चार्जेस को हम स्टडी करेंगे, दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि हमने एट रेस्ट चार्जेस को स्टडी करना है, और तीसरी कंडीशन है हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस हमारे चार्जेस के ऊपर अप्लाई होंगे, हमने उनको स्टडी करना है। यानी कि थ्रू आउट हम इस चैप्टर के अंदर चार्जेस को देखेंगे, लेकिन साथ मेन कंडीशन क्या है, चार्जेस रेस्ट के ऊपर होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि चार्जेस के ऊपर लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस को हम स्टडी कर लेंगे, चार्जेस से निकलने वाली फील्ड्स को देखेंगे, चार्जेस से एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी है उस फोर्स को स्टडी करेंगे। यानी कि थ्रू आउट हमारा जो फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर वो चार्जेस के ऊपर ही होगा। लेकिन आपने जो सबसे पहली डेफिनेशन आपने सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो याद करनी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की करनी है। अब इसके अंदर थोड़ा चार्जेस की बात हुई है, तो हम चार्जेस का थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं? चार्जेस बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम डिफाइन करवाते हैं प्रोटॉन के लिए, और नेगेटिव चार्ज को हम डिफाइन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और सेम चार्जेस हमारे पास एक दूसरे के ऊपर रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस हम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस का ये जो शॉर्ट इंट्रो है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, फिर आपको बाकी चीज़ें समझ लगेंगी। यानी कि चार्जेस हमारे पास दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और उसके अलावा चार्जेस जो सेम होते हैं वो एक दूसरे के वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये था शॉर्ट सा इंट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक का। लेकिन जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कूलम लॉ। कूलम लॉ के अंदर हम तीन चीज़ें स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कूलम लॉ? यानी कि कूलम लॉ है क्या, कूलम लॉ की डेफिनेशन देखेंगे, कूलम लॉ की डेरिवेशन देखेंगे उसके अंदर। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे वो ही हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। और देन फाइनली हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब पेपर के मेरा फोकस होगा कि आपको ऐसी चीज़ें करवाऊँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे आपको डिफरेंट एग्जाम देने उन सेकेंड ईयर के बाद आपके पास सी कैट होता है, डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, एंट्री टेस्ट होता है। उन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एमसीक्यूज़ के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि थ्रू आउट कूलम लॉ के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारी की सारी इंशाल्लाह कवर करवाऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कूलम लॉ के अंदर हम तीन चीज़ें स्टडी करेंगे, कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, एंड फाइनली हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम। सबसे पहले आपने कूलम लॉ आएगा तो कूलम लॉ को आपने स्टार्ट कैसे करना है। हर टॉपिक के लिए एक शॉर्ट सा इंट्रो होता है। यहाँ पे कूलम ने बेसिकली कूलम फोर्स हमें दी थी। कूलम फोर्स कैसे आई, उसके माइंड में कैसे ये कंसेप्ट आया। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। चार्जेस हमारे पास कितने हैं, दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हैं या एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स इनके अंदर इन्वॉल्व है। तो उस फोर्स को कूलम ने फर्स्ट टाइम इसे डिफाइन करवाया था, जिसे हम नाम देते हैं कूलम फोर्स। यानी कि जब आपने इस टॉपिक को स्टार्ट करना है देन आपने बताना है कि चार्जेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और रिपल्शन और वो अट्रैक्शन क्यों होती है, वो कोई ना कोई फोर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसी फोर्स को चार्ल्स कूलम ने 1784 के अंदर फर्स्ट टाइम हमें ये आइडिया दिया था कि इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म कूलम ने हमें दी थी, और उसे ही हम ड्राइव करेंगे, उसे हम फर्दर स्टडी करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपने जो इंट्रो लिखना है, इंट्रो के अंदर आपने शॉर्ट सा इंट्रो चार्जेस के बारे में देना है और बताना है कि चार्जेस की आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है। वो जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है उसे हमें चार्ल्स कूलम ने बताया था, और चार्ल्स कूलम ने 1784 के अंदर मैथमेटिकली इसे ड्राइव करके बताया था कि ये फोर्स इन चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। ये तो था कूलम लॉ के अंदर जो शॉर्ट सा इंट्रो जो कि आपने स्टार्ट के अंदर लिखना है।
अब आ जाते हैं हम अपने पहली हेडिंग के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ कूलम लॉ, यानी कि कूलम लॉ को आपने डिफाइन करवाना है। कूलम लॉ की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़े हैं तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि कूलम लॉ ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यानी कि इनका जितना मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी फोर्स होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे जैसे ये डिस्टेंस हम ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो फोर्स है, वो कूलम फोर्स है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डेरिवेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि जितने चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेट अस हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। पहली बात क्या की है, कूलम ने जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि डेफिनेशन के अंदर ही हमारे पास टोटल इसकी डेरिवेशन क्लियर हो जाती है। ये अब डेफिनेशन अगर तैयार हो जाती है तो हमारे पास इसको ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप डेफिनेशन से ही पॉइंट पिक कर रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केल। अब हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जब कभी भी हमारे पास कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आता है तो उस साइन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, और इधर भी कुछ हमें वैसे ही करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 पावर आर स्केल। अब इस के को भी हमने यहाँ पे डिफाइन करवाना है, और इस के को हम बोलते हैं कूलम कॉन्स्टेंट्स। इस के की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ को डिफाइन करवा रहा है, अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर जनरेट होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करवा रहा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 एक्सपोनेंट 10⁻²। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अब इसकी यूनिट होगी हमारे पास, अब जब कभी भी यूनिट आ जाएगी आपने यूनिट से घबराना नहीं है कि यूनिट हमारे पास, हम इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे। अब मैं इसकी यूनिट को लिखने के लिए आपको मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे के हमारे पास क्या है, ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पावर आर स्केल। अब एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे है, अब इसकी यूनिट लिखनी है, ये चीज़ हमारे पास इधर चली जाएगी और फोर्स हमारे पास नीचे आ जाएगी। यानी कि चार्जेस की यूनिट हमारे पास क्या होती है, कूलम स्केल। यहाँ पे आर नीचे है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्केल, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर मीटर स्केल। अब ये फोर्स यहाँ पे नीचे आ रही है, डिवाइड हो रही है, जब ये नीचे डिवाइड हो रही है तो ये भी जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा हमारे पास, पर न्यूटन। यानी कि जब कभी भी अगर आपको फार्मूला पता है तो उसकी यूनिट बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर फार्मूला आता है तो हम इजीली किसी भी क्वांटिटी की हम यूनिट बना सकते हैं। ये तो हो गया है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यह है कि हम जो अपने चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं वो वैक्यूम के अंदर कर रहे हैं, फ्री स्पेस के अंदर कर रहे हैं, यानी कि कोई हमारे पास मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी कि ये जो दो चार्जेस हमने लिए हुए हैं, हमने जो दो चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं, ये दो चार्जेस हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है। बात क्लियर होगी। ये तो हो गया हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन जो कि कूलम लॉ की है। जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आपने शॉर्ट सा इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है कूलम लॉ की हेडिंग देके उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये उसकी आ जाती है हमारे पास शॉर्ट सी डेरिवेशन। अब जो चार्जेस हैं, अब ये चार्ज अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है फोर्स लगा रहा है।
अब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स लग रही है इन दो चार्जेस के दरमियान में, वो फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है। किसी एक चार्ज की वजह से फोर्स नहीं है, वो फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। यानी कि ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आ सकती है, जो कूलम फोर्स है क्या वो म्यूचुअल फोर्स है या इंडिविजुअल फोर्स है। वो हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। यानी कि दोनों चार्जेस की वजह से हमारे पास जो है वो फोर्स लग रही है। किसी एक चार्ज की वजह से हमारे पास जो कूलम की फोर्स है वो नहीं लग रही होती। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ से हम अपनी सेकंड हेडिंग स्टार्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फोर्स है दोनों चार्जेस की वजह से लग रही होती है और ये फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स होती है। अब इस फोर्स को देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो दो चार्जेस हैं, Q1, ये हमारे पास चार्ज है Q2। अब ऐसा भी पॉसिबल है Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा सकता है और ऐसा भी पॉसिबल है Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा सकता है। हम इसे दोनों तरह से देख सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। यानी कि ये जो Q1 है ये Q2 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है और ऐसा भी पॉसिबल है कि Q2 हमारे पास Q1 के ऊपर फोर्स लगा सकता है। यानी कि Q1 Q2 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है और Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन जाहिर सी बात इधर होगी। जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी इसी तरह डायरेक्शन होगी। अब हमने वेक्टर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ये चीज़ देखी हुई है कि हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। Q1 अगर Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करवाएंगे R21। यूनिट वेक्टर को हमेशा हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 2 के ऊपर फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, 1 की वजह से लग रही है। इसी तरह ही अगर हम Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास आएगा R12। 2 फोर्स लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहा है, 1 के ऊपर लगा रहा है, तो हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायग्राम जो मैंने ड्रा किया है, ये डायग्राम आप ऊपर हेडिंग देंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं। ये हमने जस्ट सिंपल कूलम लॉ को डिफाइन करवाया था। अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करें तो हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है हमारे पास क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। यानी कि Q1 Q2 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है और Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। तो इसे भी हम दोनों फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। F जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 2 1। कौन फोर्स लगा रहा है, 1 फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है, 2 के ऊपर लगा रहा है। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, यानी कि पहले हमने यहाँ पे जो कूलम लॉ को रिप्रेजेंटेशन की है वो हमने वेक्टर के पे भी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चार्जेस वही हमारे पास, हम इसे 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और के की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपको आपके लिए आसानी है आप उस तरह उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है हमारे पास। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और का स्केप। और यहाँ पे जो एक नई एडिशन होगी वो हमारे पास यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। हमने क्या बोला है कि 1 चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो देन हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास R1 R21। इसी तरह अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है, हमने बोला है कि 1 जो है वो 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है 2 1 के ऊपर भी फोर्स लगा सकता है। तो उस केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, F1 2। अब 2 फोर्स लगा रहा है 1 के ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2। अब देखिए हमारे पास ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। अब ये चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे हमें एक नई चीज़ मिल रही है कि दोनों फोर्सेस सेम है,
अगर यहाँ पे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह डालें आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q2 Q1। जब हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और 1 मैंने चार्जेस उधर ही रखे हैं, पहले मैंने चार्जेस चेंज किए हुए थे, अब चार्जेस मैंने उधर ही रखे हैं। ये चीज़ आपके लिए आसानी होगी। Q1 Q2 Q1 और Q2। अब देखें जब Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब ये दोनों फोर्सेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या चेंज है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि यहाँ से हमें एक नई चीज़ निकल गया, वो ये है कि हमारे पास फोर्सेस तो सेम है बट उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन हम इन दोनों इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू F12। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस साइन आएगा। अब ये माइनस साइन यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्सेस हमारे पास सेम है लेकिन मसला क्या है कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। और ये चीज़ हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो कूलम लॉ है वो न्यूटन के किस लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो उसका आंसर होगा कि न्यूटन का जो कूलम लॉ है वो हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक्शन Q1 ने Q2 के ऊपर एक्शन किया और उसका रिएक्शन क्या हुआ, Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगा दिया। यानी कि Q1 ने Q2 को धक्का दिया तो Q2 ने उसके अपोजिट के अंदर क्या किया कि Q1 के ऊपर धक्का दिया। यानी कि आप डेली लाइफ के अंदर इसी तरह एग्जांपल ले सकते हैं। आप किसी को लगाते हैं थप्पड़ तो जाहिर सी बात है उसे भी गुस्सा आएगा, जब उसे भी गुस्सा आएगा वो भी आपको लगाएगा। यानी कि हमने एक्शन किया तो उसने भी रिएक्शन किया। इधर भी कुछ इसी तरह का केस बन रहा है कि Q1 ने Q2 को धक्का दिया तो Q2 ने Q1 को धक्का दिया। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। एक लगाई तो उसने भी एक लगाई, लेकिन लगाई तो सही सेम, लेकिन क्या है कि हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। Q1 ने Q2 को धक्का दिया, Q2 ने Q1 को धक्का दिया। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ सेटिस्फाई होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर एक ने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, दूसरे ने पहले वाले के ऊपर फोर्स लगानी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर अपोजिट होगी। देन हम इन इक्वेशन को रीराइट करेंगे। वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 F12। अब एक के साथ हम माइनस साइन लगा देंगे। अब ये माइनस साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है। अब हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करके इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर लिख लिया। अब ये माइनस साइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, माइनस साइन क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन भी है। उसका रिएक्शन क्या है, फोर्सेस तो सेम होंगी लेकिन उसकी क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। सबसे पहले हमने डिफाइन कूलम लॉ किया, कूलम लॉ की सिंपल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हमने इसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो तीसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताई है, जो हमने स्टडी करनी है वो करनी है अफेक्ट ऑफ मीडियम। यानी कि कूलम लॉ के अंदर जो मीडियम है उसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास के की वैल्यू, ये भी आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.85 एक्सपोनेंट 10⁻12। जब हम इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो राउंड अबाउट 9 एक्सपोनेंट 9 आता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। ये के है, ये के इधर ही रहेगा। एफ की यूनिट क्या होती है हमारे पास, एफ की यूनिट है हमारे पास न्यूटन, आर की यूनिट है मीटर स्क्वायर, आर भी इधर जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये भी आपके एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि कूलम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है इन फ्री स्पेस। देन हमारे पास आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और इसके अलावा
परमिटिविटी या फ्री स्पेस की क्या वैल्यू है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, वो कर लिया हमने अफेक्ट ऑफ मीडियम। अफेक्ट ऑफ मीडियम को देख लेते हैं कि कूलम लॉ के अंदर मीडियम का क्या इफेक्ट है। अभी तक हमने जितनी स्टडी की है कूलम लॉ को फ्री स्पेस के अंदर स्टडी किया है, यानी कि वैक्यूम के अंदर स्टडी किया है, जिधर कोई एयर, कोई मीडियम, कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि हमने स्पेस के अंदर ये चीज़ जो है वो डिस्कस की है, यानी या वैक्यूम के अंदर डिस्कस की है। ये भी तो होगा, हम नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जब हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मीडियम का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो हम अपने कूलम लॉ के अंदर देखते हैं कि मीडियम का क्या इफेक्ट है। सिंपल फॉर्म लिखते हैं कूलम लॉ की, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास थी कूलम लॉ की एक जनरल फॉर्म जब हमारे पास फ्री स्पेस के अंदर था, जब कोई मीडियम नहीं था। लेट्स सपोज हम अपने चार्जेस को रखते हैं किसी मीडियम के अंदर, मीडियम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एयर। देन हमारे पास एक नई टर्म का इजाफा होगा, ये इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि हमारे पास वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम हो सकता है, वो चीज़ आ गई रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 1 होती है। जो कोई भी मीडियम हम प्लेस करेंगे उसकी हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी। और हमारे पास एयर की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1.006। 1.006 इसकी वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। अब हम ये देखें, ये एफ प्राइम है। अगर इसके अंदर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें देन हमारे पास क्या बनेगा, एफ प्राइम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, फोर्स इन फ्री स्पेस। देन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं F। ये F हमारे पास क्या है, ये फोर्स है हमारे पास इन फ्री स्पेस और ये फोर्स है हमारे पास इन मीडियम। अब देखिए हमारे पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये साइड के ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसे ही लिखा है मैंने रीअरेंज करके। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो करवा रही है, हम जैसा कि तीसरी चीज़ इफेक्ट ऑफ मीडियम देख रहे हैं। अब मैंने आपको बोला है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है, यानी कि अगर कोई भी मीडियम रखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 आएगी या 1 से बड़ी आएगी। जब 1 से बड़ी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो फ्री स्पेस के अंदर कूलम लॉ की कूलम फोर्स की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा हो गई। यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, एयर की पुट करेंगे 1.006, यहाँ पे लेट्स सपोज फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स वो हमारे पास ही फ्री स्पेस के अंदर, उसे जब हम 1.006 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है जब 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो फोर्स है इन फ्री स्पेस के अंदर वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन मीडियम। देन हमारे पास एक और कंक्लूजन आई हुई है, वो ये आई है कि हमारे पास जो फोर्स है इन फ्री स्पेस के अंदर वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन मीडियम। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अफेक्ट ऑफ मीडियम देखा लास्ट के अंदर। अब इस सारे लेक्चर को थ्रू आउट दोबारा से रिकॉल करता हूँ। हमने कूलम लॉ के अंदर कौन सी चीज़ें लिखनी है, किन चीज़ों का जो है वो ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब हम कूलम लॉ को स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट सा इंट्रो देंगे। इंट्रो के अंदर हम चार्जेस को बताएंगे, चार्जेस के अंदर जो फोर्स होती है उस फोर्स को मैथमेटिकली चार्ल्स कूलम ने 1784 के अंदर मैथमेटिकली हमें ड्राइव करके दिया था, उसे हम बोलते हैं कूलम लॉ। और फिर उसके बाद आपने कूलम लॉ को स्टार्ट करना है, कूलम लॉ की डेफिनेशन लिखना है और उसी डेफिनेशन से हमारी डेरिवेशन होगी। डेरिवेशन होने के बाद हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। हमने देखा था कि जो कूलम लॉ है वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है, देन हमारे पास डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। डायरेक्शन को हमने देखा तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को हमने स्टडी किया। फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को स्टडी करने के बाद हमने फाइनली देखा कि अफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है हमारे कूलम लॉ के अंदर।
हम देखते हैं कि हमेशा हमारे पास फ्री स्पेस के अंदर जो कूलम फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन मीडियम। जब कभी भी मीडियम से कंपैरिजन करेंगे हमारे पास फ्री स्पेस के अंदर, तो हमेशा जो फ्री स्पेस वाली फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा होती है।